मैं हूं अर्पिता आर्या और कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनिए। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी लोग लापरवाही कर रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं कि मास्क लगाना कितना जरूरी है, क्योंकि सामने तीसरी लहर का खतरा भी है। इसलिए हम बार बार आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर लगाएं। और बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई के मलाड में भारी बारिश की वजह से 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया। इसकी चपेट में आकर पास के 2 और मकान गिर पड़े। रात 11 बजे के करीब हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक अब तक इस बिल्डिंग से 11 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, जिनमें 8 बच्चे हैं। मलबे से 7 लोगों को सुरक्षित भी निकाला गया। हादसे में घायल लोगों को पास के अस्पताल में भी भर्ती कराया गया, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मलबे में अब भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बीएमसी के मुताबिक इमारत काफी जर्जर हालत में थी और भारी बारिश होने के कारण वो हादसे का शिकार हो गई। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इमारत के मलबे में फंसे बाकी लोगों को बाहर निकालने का काम भी जारी है। तो 3 मंजिला ये इमारत का एक हिस्सा दरअसल टूटकर गिरा। हादसे में अब तक जो जानकारी मिल रही है, 11 लोगों की मौत हुई है। एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत इस बड़े हादसे में हुई। मरने वालों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। फिलहाल मलबे में और कितने लोग दबे हो सकते हैं, इसलिए वहां पर राहत और बचाव का काम जारी है और लोगों को बड़ी ही सावधानी के साथ निकालने की कोशिश हो रही है। इमारत थी वो जो गिर गई है, वो गिरते समय सामने वाली बिल्डिंग पे गिर गई। उसमें कल रात से 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया वहाँ से। उसमें से अभी तो सुबह तक 11 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोग उसमें के इंजर्ड हैं। उस घटने की पूरी तहकीकात पुलिस करेंगे। जो कुछ भी कानूनी कार्रवाई करनी है वो ज़रूर हम करेंगे। मुंबई के मलाड मालवनी इलाके में एक 3 मंजिला इमारत के अचानक ढह जाने से ये पूरा हादसा हुआ है, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि 8 से ज्यादा लोग अभी भी बुरी तरह से घायल हैं। उन्हें अलग अलग अस्पतालों में जो है वो भेजा गया हुआ है। ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये टूटी हुई इमारत का हिस्सा है। उसके दूसरी तरफ का हिस्सा जो ढहा है वो अपने साथ सामने वाली जो दीवार है, जो 2 मंजिला मकान थे, उसके ऊपर जा गिरे और इसके बाद ये पूरा हादसा हुआ है। फिलहाल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 11 लोगों को जो है 11 लोगों की डेड बॉडीज मिली हैं जो मलबे में दबी हुई थी, जबकि 8 लोग बुरी तरह से जख्मी अवस्था में जो है वो बाहर निकाले गए हैं, जिसमें से ज्यादातर बच्चे हैं, साथ ही साथ महिलाएं हैं। खास बात यह है कि इस ये जो पूरा हादसा हुआ रात 11 बजे के करीब उस वक्त हुआ जब लोग सोने जा रहे थे। अचानक जो है इमारत का हिस्सा हिलना शुरू हुआ और इसके बाद पूरा का पूरा एक हिस्सा सामने वाले ग्राउंड +2 की जो इमारत थी उसके ऊपर जा गिरा। निश्चित तौर पर हादसे में अभी भी 3 लोगों की आशंकित तौर पर जो लापता हैं उनकी तलाश जारी है। सबसे अहम बात यह है कि लगातार मूसलाधार जो बरसात हो रही थी, उस मूसलाधार बरसात का असर जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ा। अवैध रूप से तैयार की गई इमारत थी, जिसको लेकर कहीं न कहीं विवाद है। पूरी मालूनी तैयार है भाई साहब, अवैध रूप से पूरी मालूनी में घर तैयार है, उसको आप काम आज ही का अवैध रूप। आज सुनो, 10 साल से सुनिए, 10 साल 15 साल से 3-3 4-4 महिला बन रहा है अवैध रूप से। यहाँ कलेक्टर सब पैसा खा के बैठा हुआ है, नहीं तो ये घर नहीं बनता था, किसी के पास परमिशन नहीं है। स्थानीय लोग जो है निश्चित तौर पर उनका गुस्सा है कि जब अवैध तरीके से तैयार किया जा रहा था उस दौरान किसी भी तरह से ध्यान नहीं दिया गया और इसी की वजह से ये हादसा हुआ है। फिलहाल इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये मौत नहीं है, ये शिवसेना शासित मुंबई महानगर पालिका की लापरवाही है, उनकी ओर से की गई हत्या है। जब इस प्रकार के अवैध निर्माण हो रहे थे, आसमां को छूने वाली झोपड़पट्टियों में हाइट बढ़ाई जा रही थी, ऊंचाई
आसमां को छूने जा रही थी, उस समय शिवसेना के मुंबई महानगर पालिका में सत्ता भोगने वाले नेता क्या कर रहे थे? अब इस हादसे के बाद वहां हाहाकार मचा है, क्योंकि मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हादसे से जुड़ी आपके सामने जरा हम 3 तस्वीरें भी रखते हैं। पहली तस्वीर रात में भारी बारिश की वजह से गिरे इमारत की है। दूसरी तस्वीर इमारत के मलबे की है, जहां अभी भी कुछ लोग दबे हैं। तस्वीर में मलबे में दबे लोगों के निकालने के लिए वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ लोग और दबे हो सकते हैं, इसलिए लगातार कोशिश है कि बहुत ही सावधानी के साथ मलबे को हटाया जाए, और अगर कोई फंसा है तो उसे सुरक्षित निकालने की कोशिश इस टीम के द्वारा। ये तकरीबन 11 बजे के आसपास का मामला है। मैं अपनी घर की तरफ आ रहा था, मैं बाजू में ही रहता हूँ, तो एक जोरदार ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी, जिससे धुआं धुआं हो गया पूरा। तो जब हम लोग करीब आके देखे तो कि घर ढह चुका था। वो एक घर गिरने से तकरीबन आजू बाजू के 4 घर उसने अपने चपेट में ले लिए, और उसमें करीबन कुछ 20-22 लोग रहते हैं, जितना मैं जानता हूँ। उसके बाद में हम लोगों ने फायर ब्रिगेड को कॉल किया, और लोकल लोगों की मदद से हम लोगों ने रेस्क्यू स्टार्ट किया, जो कि अभी तक चल रहा है। हम लोगों ने करीब 16-17 लोगों को निकाला है अपने हाथों से ही, जिसमें कुछ 11-12 हमारे सामने डेथ हुई थी, डेड बॉडीज निकाली। भाई कुछ 4 लोग हैं जो कुछ क्रिटिकल हालात में, जिनको हम लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट किया है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। आशीष सिंह मलाड में इस वक्त मौजूद है, हादसे वाली जगह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पारस दामा कांदिवली मुंबई से इस वक्त हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, फिलहाल किस तरीके से राहत और बचाव का काम चल रहा है? कितने लोग अंदर और अभी फंसे हो सकते हैं? अर्पिता, अभी भी 3 लोगों के फंसे होने की आशंका है, और यहाँ पर देखें रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। साफ तौर पे आपको दिखाई पड़ेगा कि स्थितियाँ किस तरह की हैं, कि सकरा रास्ता है, और सकरे रास्ते की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। इसी वजह से लोगों को दूर कर दिया गया है। जो स्थानीय लोग थे, जिनके घर यहाँ पे मौजूद थे, उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है, उन्हें दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया है, ताकि जो ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसे पूरा किया जा सके। अभी भी डेबरीज जो हैं वो बिखरी पड़ी हुई हैं, और अभी भी इन डेबरीज के नीचे 3 जिंदगियों की तलाश जो है वो जारी है। लेकिन सबसे अहम बात और सबसे दुखद बात ये थी कि इस पूरे ये जो पूरा हादसा हुआ, उसमें जो 11 लोग मरे हैं, उनमें से 8 जो है वो मासूम बच्चे थे, उनकी मौत हुई है। रात 11 बजे अचानक में ही जब बिल्डिंग गिरी, हिस्सा गिरा उसका, तो उस दौरान ये 8 बच्चे सो रहे थे। 2 बच्चे सामने के घर में, और 6 बच्चे जो इमारत ढही है उसके उस हिस्से में मौजूद थे। और इसके बाद जो हादसा हुआ उसमें इनकी मौत हुई है। 7 लोग अभी भी क्रिटिकल बने हुए हैं, जबकि 3 जिंदगियां अभी भी तलाश की मोहताज हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। डेबरीज हटाई जा रही है, सकरा रास्ता, और यही सबसे समस्या है कि ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना। रुक रुक के बरसात भी कहीं ना कहीं मुसीबतें बढ़ा देती है। पुलिस ने एक पूरा जो है वो एक हिस्सा बना दिया है, एक पूरी कॉर्डन ऑफ कर दिया है, ताकि आगे के हिस्से में कोई जाने ना पाए, भीड़ ना इकट्ठा होने पाए, क्योंकि लगातार बरसात की वजह से स्थितियां गंभीर हो रही है। वो देखें, वो गैस का सिलेंडर तक वहाँ पे मिला है। वहाँ पे आपको गैस का सिलेंडर आपको दिखाई पड़ जाएगा, क्योंकि ये गैस के सिलेंडर अंदर मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता है अगर कोई चिंगारी या किसी भी तरह का हादसा होता है। यही वजह है कि बिजली भी आसपास के इलाकों की पूरी तरह से काट के रखी गई है, ताकि किसी भी तरह का हादसा, अंदर जो सिलेंडर्स मौजूद हैं या किसी भी तरह का मलबा मौजूद है, जो ज्वलनशील पदार्थ है, ऐसी कोई चीज़ ना हो जिसकी वजह से जो है वो हादसा बढ़े। आशीष, जरा आप रहिए साथ, एक बार फिर से ये तस्वीरें देखेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिरकार जब इतनी जर्जर ये इमारत थी तो इसे वक्त रहते खाली क्यों नहीं करवा लिया गया। तेज बारिश की वजह से हुए इस हादसे से वहां हाहाकार मचा। यही नहीं, इस हादसे में इमारत में रहने वाले एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हुई, जिनमें 6 बच्चे शामिल हैं। परिवार के सदस्य मोहम्मद रफीक का कहना है कि रात करीब 11 बजे वो दूध लेने के लिए नीचे आए थे, तभी इमारत गिर गई। हमारे साथ परिवार के सदस्यों को खोने वाला है शख्स है। आप एक बात बताएं, आपके परिवार का कौन कौन था, यहाँ पे क्या हादसा हुआ था और उस वक्त आप कहाँ थे, कौन कौन गया? मेरा परिवार का 12 लोग थे। भाई था, मेरी औरत था, मेरे भाई का लड़का था, उसकी औरत थी, जिसमें से 9 लोग इंतकाल हुआ है। 9 लोग इंतकाल हुआ है, और मैं जो है ना दूध लेने चला गया था। आप दूध लेने गए थे, इसलिए आप बच्चे आपके
हैं? आपके बच्चे? हाँ वही भाई के बच्चे थे, भाई के बच्चे थे। कितने बच्चे टोटल? 6 बच्चे थे। 6 बच्चे जो है उन 6 का इंतकाल हो गया। बच्चियों का इंतकाल हुआ। और जो आपकी पत्नी और भाई की पत्नी थी वो? हाँ भाई की जो पत्नी थी, भाई की पत्नी भी का इंतकाल हो गया ना, वो भी खत्म हुई। एक चीज ये बता दें कि हादसा हुआ, अचानक में बिल्डिंग गिरी, आप थे कहाँ, क्या देखा आपने उस वक्त, क्या सिचुएशन थी अचानक में जब ये हादसा हुआ रात 11 बजे? मैं सर दुकान पे गया, लौट गया तो देखा गिरा पड़ा ऐसा। मलबे से निकाल लिया गया है, आइडेंटिफाई किया है आपने? हैं? मलबे से निकाल लिया गया है, आइडेंटिफाई किया है आपने? आपने पहचान लिया है उन्हें? जो परिवार के सदस्य आप थे उनको पहचान लिया है आपने? हाँ पहचान लिया है। 11 लोग खत्म हुए हैं। 2 लोग हमारे फैमिली के मतलब बगल में रहते थे वो, और 9 लोग हमारे फैमिली के, भाई मेरी औरत, भाई की औरत, बच्चे सब मिला के टोटल 9 लोग का इंतकाल हुआ है। तो फिलहाल राहत और बचाव का काम वहां पर जारी है, लेकिन आशीष, बड़ा सवाल तो यही है कि हर बार जब बारिश होती है तो मुंबई में कहीं ना कहीं ऐसे इमारत हादसे होते हैं। उसके बाद जांच की बात कही जाती है, कमेटी बना दी जाती है, लेकिन सवाल ये कि जर्जर जब ये इमारत हो चुकी थी तो क्यों इसको वक्त पर खाली नहीं करवा लिया गया? अर्पिता, जर्जर होने के साथ साथ ये इमारतें अवैध भी होती हैं, यानी कि अलग गलत तरीके से इन्हें तैयार किया जाता है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि हादसे होते हैं। अब ये देखें, ये जहाँ पे इमारत गिरी है उसके आसपास का हिस्सा भी देखें तो अंदर का हिस्सा आपको दिखाई पड़ जाएगा कि किस तरह से एक तरह से अवैध तरीके से बनाया गया हुआ है। ये इलीगल स्ट्रक्चर मालवनी में आपको हर जगह दिखाई पड़ेंगे, हर हिस्से में दिखाई पड़ेंगे। 3-3, 4-4 फ्लोर के घर बनाए जो है वो आपको दिखाई पड़ेंगे, और यही वजह है कि इन अवैध स्ट्रक्चर्स की वजह से कहीं ना कहीं हादसे बढ़ते हैं। बीएमसी के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो अवैध स्ट्रक्चर्स को बनने से रोके, लेकिन उसकी लापरवाही का ही ये आलम है कि आज 8 बच्चे मरे हैं, एक परिवार ने अपने 9 सदस्यों को खोया है। आलम यह है कि इस वक्त भी 3 जिंदगियां तलाशी जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई जो है वो सुराग 3 जिंदगियों का नहीं मिला हुआ है। मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन यही स्थिति तब बिगड़ जाती है जब लगातार बरसात तेजी से शुरू होती है और हालत गंभीर होती है जब ये अवैध स्ट्रक्चर्स खड़े रहते हैं। ये हादसे वाली जगह पर हमारे देखिए सहयोगी मौजूद है और तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। उस वक्त क्या मंजर रहा होगा जब ये इमारत गिरी। हालांकि एक शख्स जो उसी वक्त दूध लेने अपने घर से बाहर आया, क्या पता था कि अपने परिवार के 9 सदस्यों को वो खो देगा। वहीं मुंबई में हुए हादसे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मुंबई में बिल्डिंग के गिरने से हुई लोगों की मौत से बहुत दुख हुआ। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। ईश्वर उन्हें इस पीड़ा को सहन करने की शक्ति प्रदान करें और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दें। इस हादसे में एनडीआरएफ की टीम ने इमारत के मलबे से 7 लोगों को घायल हालत में बाहर निकाला, जिन्हें बाद में इलाज के लिए कांदिवली के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। बुधवार रात 11 बजे के आसपास मुंबई के मालवनी इलाके में एक 3 मंजिला इमारत गिरी। उसके बाद 3 मंजिला इमारत की चपेट में एक छोटा सा घर आया, उसमें तकरीबन 9 लोगों की मौत हो गई। पूरे हादसे में 7 लोग इंजर्ड हुए और 11 की मौत हुई। हम उस हॉस्पिटल के बाहर हैं जहां पर इन सारे मृतकों को और जो इंजर्ड हुए हैं इस हादसे में उन लोगों को लाया गया है। जब न्यूज 18 इंडिया की टीम इस हॉस्पिटल के अंदर पहुंची और पूछताछ की, तब पता चला कि ज्यादातर अधिक जो मौतें हुए हैं वो बच्चों की हुई हैं, जिसमें से 5 छोटी बच्चियां थीं और 3 छोटे बच्चे थे। वहीं टोटल मृत्यु जो लोगों की हुई है वो 11 लोगों की हुई है। उसमें से जो 7 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिसमें से 4 लोग की अभी भी ट्रीटमेंट चल रही है और उसमें से 2 लोग घर जा चुके हैं। एक जो बंदा है उसकी अभी भी क्रिटिकल हालत है और ट्रीटमेंट जो है उनकी की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हादसा हुआ उसमें सबसे ज़्यादा जान की हानि बच्चों की हुई है, जिसमें से 5 लड़कियां थी और 3 छोटे बच्चे थे। कैमरामैन शुमंगल के साथ पारस दामा, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई। पारस दामा भी हमारे साथ मौजूद है, हॉस्पिटल के बाहर वो इस वक्त मौजूद है। पारस, जो लोग घायल हैं उनकी हालत कैसी है और क्या अभी तक किसी तरीके के मुआवजे का ऐलान हुआ है?
अर्पिता, हादसा 11 बजे रात को हुआ था। उसके बाद जैसे ही लोग वहां पहुंचना शुरू हुए, एनडीआरएफ की टीम पहुंची, पुलिस की टीम पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। तकरीबन 12:30-1 के आसपास यही शताब्दी हॉस्पिटल है जहां पे इंजर्ड लोगों को लाया गया था। कल रात को 7 लोगों को यहां लाया गया था, जिसमें से 5 लोग अभी भी इस अस्पताल में भर्ती हैं। 4 जो लोग हैं, 4 पेशेंट्स हैं, उनकी हालत अभी काफ़ी ज़्यादा ठीक है, मगर एक जो पेशेंट है उसकी हालत अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है, जिसमें से 7 में से 2 लोग जो हैं अपने घर जा चुके हैं, जिनको ज़्यादा हानि नहीं पहुंची थी, ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, उनको भेज दिया गया है। उनमें से अभी भी जो मृत्यु का आंकड़ा है वो 11 का बताया जा रहा है, जिसमें से 8 छोटे बच्चे हैं। 4 जो लड़कियां बताई जा रही हैं और 5 लड़कियां बताई जा रही हैं और 3 जो हैं वो लड़के बताए जा रहे हैं जिनकी मृत्यु हुई थी। हॉस्पिटल में अभी भी जो इंजर्ड हैं उनका इलाज चल रहा है। वहीं अभी तक जो है मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया है, मगर लगातार एनडीआरएफ की टीम या फिर हम पुलिस की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो हादसे वाली जगह पे पहुंची है और अभी भी कुछ लोग की तलाश जो है वो जारी है। सबसे बड़ा सवाल जो है यहाँ खड़ा होता है कि इनकी जान का जिम्मेदार कौन है। हर साल बीएमसी दावा जरूर करती है कि हमने इस साल सारे प्रिपरेशन कर लिए हैं। ठीक है पारस, मैं रोक रही हूँ आपको। आशीष कुछ कहना चाह रहे हैं, वो उसी जगह पर है जहाँ पर हादसा हुआ। आशीष, जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर विश्वास नागरिक पाटील पहुंचे हैं। इस वक्त ब्रीफिंग की जाएगी कि आखिरकार अपडेट क्या है, हादसा बताइए सर। नागरिक पाटील साहब ने बताइए। शांत आराम से 11 जणांचा मृत्यू पुण्यामध्ये झालाय. शाळेत पाणी केली आहे. प्रथम दुर्दैवी घटना आहे. ह्या इमारतीला तौक्ते वादळाच्या दरम्यानच तडा गेलेला होता. काही स्ट्रक्चरल गोष्टी केल्या की ज्याच्यामुळे ही गोष्टी इमारत कोसळलेली आहे. 304 पार्ट 2 सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. दुर्दैवाने एकाच कुटुंबातल्या 9 लोकांचा आणि समोरच्या इमारती ज्याच्यावर इमारत कोसळली त्यातल्या 2 लोकांचा मृत्यू झालेला आहे. 7 लोकांना रेस्क्यू करण्यात यश मिळालेलं आहे. अतिशय दुर्दैवी घटना आहे. सर हिंदी में एक बार बताइए। नागरिक पाटील साहब ऑलरेडी कम हियर फॉर द इंस्पेक्शन. व्हाट वुड यू कमेंट ऑन द एंटायर इशू? We are monitoring since last night when this tragic incident happened at around 11 p.m. Unfortunately, 11 people succumbed when their bodies have been taken out. 7 have been rescued. But this building was illegally constructed. There were serious structural defaults. During Taukte, that building had suffered certain damages, but if proper precautions would have been taken, this incident could have averted. We are registering offence under 304 part 2, that is culpable homicide not amounting to murder, and will take effective action. हिंदी में सर एक बार बताइए। नागरिक पाटील साहब एक बार हिंदी में बताइए पूरा हादसा कैसे The हुआ है? contractor and the owner of the building also, contract is already been taken in our. सर एक बार हिंदी में बताइए कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ है, क्या केस दर्ज किया जा रहा है? कॉन्ट्रैक्टर कल रात 11 बजे के आसपास ये इंसिडेंस हुआ है, हादसा हुआ है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है. एक ही फैमिली के 9 लोग हैं. सामने वाले बिल्डिंग में 2 लोग उसमें डेथ है. बेसिकली तौक्ते के साइक्लोन के टाइम में कुछ बिल्डिंग को डैमेजेस हुए थे. तब कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर ओनर ने कुछ उसमें रिपेयर्स किए थे जो और खतरनाक साबित हुए हैं. और इसीलिए हम इसमें 304 पार्ट 2 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर सदोष मनुष्यवध का गुना दाखिल कर रहे हैं. थैंक यू. साफ तौर पे जो गैर इरादतन हत्या का मामला है वो दर्ज किया जा रहा है. तो बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से यहाँ पर जो अधिकारी पहुंच रहे हैं पुलिस के, वो भी ये कह रहे हैं अर्पिता, गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जा रहा है और पूरी तरह से बिल्डिंग अवैध थी, लिहाजा इसके
इस पूरे मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला कॉन्ट्रैक्टर और जो फ्लैट के ओनर थे उनके ऊपर किया जाएगा। साफ तौर पे जो जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर विश्वास नागरे पाटिल हैं, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि अवैध तरीके से इसे तैयार किया गया था और तौकते तूफान जब आया था तो इसमें बुरी तरह से डैमेजेस हुए थे। यही वजह थी कि कल जब देर रात जो है वो बारिश के थपेड़ों की वजह से इसका संतुलन जो है बिखरा और आखिर में जो बिल्डिंग है उसका एक हिस्सा जो है वो आखिरकार धाराशाही हुआ, जिसमें सामने के जो ग्राउंड +2 इमारत बनी हुई थी उसके ऊपर जो बिल्डिंग का हिस्सा गिरने की वजह से उसमें भी 2 लोगों की मौत हुई है। साफ तौर पे ये पूरी तरह से ये साफ हो चुका है कि अवैध तरीके से इसे तैयार किया गया था और यही वजह है कि कल्पेबल ऑफ होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर यानी कि गैर इरादतन हत्या का मामला मुंबई पुलिस दर्ज कर रही है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर और इस फ्लैट को बनाने वाले पे। ठीक है, तो अब देखिए जल्द ही गिरफ्तारी की बात भी कही जा रही है, केस दर्ज होगा, जाहिर तौर पर जिम्मेदार जो लोग हैं उन पर कार्रवाई भी होगी। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां एनडीए से जुड़े नेताओं के बयानों से नई सियासी हलचल शुरू हो गई। एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने एनडीए के दलों के बीच एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की। वहीं बीजेपी और जेडीयू की तरफ से कुछ बयान सामने भी आए हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लगातार अपनी बयानबाजी से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नेता सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर करके लगातार विपक्ष को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका दे रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से मांग करती है कि बिहार सरकार के ऐसे बयानबाजी के खिलाफ अब बिहार में एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी जरूरी है, नहीं तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। हर बात को हमेशा उठाने की जरूरत नहीं है। अब अभी इस सवाल का कोई मतलब नहीं। कोई सवाल मन में अगर आए तो इंटरनल फोरम पर सवालों को उठाना चाहिए। सरकार अकेले जेडीयू की नहीं है, सरकार अकेले बीजेपी की नहीं है, और भी पार्टी है जेडीयू बीजेपी के अलावा, सब लोगों को मिलाकर सरकार है। तो कहीं कुछ कमी है उसको दूर करने की जवाबदेही सबकी है। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, ये एनडीए के दलों के बीच जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग हो रही है, ये मांग दरअसल क्यों? बिल्कुल, देखिए जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं जो तीनों और चारों दल बिहार में सत्ता में शामिल है उसमें आपसी मतभेद है और यह साफ तौर पर जाहिर भी हो रहा है। जिस तरह से हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के प्रवक्ता और उनके अध्यक्ष हमेशा कहते रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी एक बननी चाहिए, जो साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि बिहार एनडीए सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है और उसी को ठीक करने के लिए शायद यह कवायद चल रही है। हालांकि जो जेडीयू के नेता हैं वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है और बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। तो यह साफ तौर पर कहीं ना कहीं जाहिर हो रहा है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जिस तरह से पिछले दिनों बयानबाजी एक दूसरे के ऊपर हुई है, जैसा कि आपने देखा होगा कि किस तरह से जो बीजेपी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी ही सरकार को घेरा था और उसमें उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखकर यह कहा था कि बिहार में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो दलितों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और इसमें प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रशासन के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया था। तो ऐसे में साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और यही वजह है कि जो हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा है इसके नेता अब एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं। ठीक है चंद्रमोहन, जरा आप रहिए साथ। अमिताभ सिन्हा भी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, अब इन बयानों का इस समय कोई खास मतलब है आना? देखिए, इन बयानों का भी कोई औचित्य नहीं है। हो सकता है कई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी ने चुनाव के पहले ही ऐलान कर दिया था सीटें कम आए चाहे ज़्यादा आए नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे और 45 सीट लाने के बाद भी जेडीयू के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। इससे एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार ही बिहार के फिलहाल सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन बीजेपी की भी 75 सीटें आई हैं तमाम ऑड्स के बाद भी और बड़ी लंबी फाइट बैक के बाद भी। उसके बाद बीजेपी ने भी ये साफ कर दिया है, बीजेपी के अध्यक्ष हों चाहे बीजेपी के प्रभारी हों चाहे बीजेपी के नेता हों, सबसे पहला कदम था कि डिप्टी सीएम सुशील मोदी को बिहार की राजनीति से हटाकर दिल्ली की राजनीति में सांसद बनाकर ले आए हैं। यहाँ केंद्र में हो सकता है आगे आने वाले दिन में रोल मिले, बंगाल में भी काफ़ी गए थे वो। तो एक जो नीतीश के
कुमार के पिछलग्गू होने का आरोप लगातार पार्टी का संगठन लगाता रहता था कि नीतीश कुमार को कभी कोई काउंटर नहीं करता, उससे कटने की कोशिश बीजेपी ने की। पहली बात। दूसरी बात, अब बीजेपी ने साफ कर दिया है कि पार्टी अब कोई भी घटना होगी, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की होगी, चाहे राज्य के हितों के खिलाफ होगी, पार्टी अब खामोश नहीं बैठेगी। जेडीयू के साथ सरकार के शीर्ष स्तर पर बातचीत करेगी कि इस गलती को कैसे दूर किया जाए। और पार्टी के अंदर खाने में यही बात है कि पिछले 10-15 सालों में कभी पार्टी ने अंदर खाने में कभी इस बात को इंगित नहीं किया था कि कहीं कोई गड़बड़ हो रही है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी असर्ट करना चाहती है, आने वाले दिनों में किसी भी असफलता का ठीकरा अपने ऊपर नहीं फूटने देना चाहती है। जहां तक हम पार्टी की बात है, चंद्रमोहन ने भी कहा, और उपेंद्र कुशवाहा की बात है, उपेंद्र कुशवाहा जब बीजेपी के साथ थे, जब यहाँ एनडीए सरकार में भी साथ थे, तब भी वो खिलाफ बयानबाजी करते थे। और हम जहाँ तक हम की बात है, जीतन राम मांझी की बात है, मुझे लगता है कि वो भी कुछ ना कुछ अब बार्गेनिंग करने की कोशिश में होंगे। तो जो छोटी पार्टियां जो इस एनडीए की हिस्सा हैं, वो कुछ ना कुछ बार्गेन करने के फेर में है। लेकिन फिलहाल बीजेपी आलाकमान ने यह साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार का नेतृत्व ही चलता रहेगा, क्योंकि वही एक सर्वमान्य नेता है। लेकिन बीजेपी गलतियां जरूर पॉइंट आउट, इंगित करती रहेगी। ठीक है, आप रहिए जरा सा। देखिए, इस पूरे मामले पर आरजेडी की तरफ से भी बयान आया है। बिहार की जो एनडीए हुकूमत है, ये जनता में अपनी विश्वास खो दिया है। जनता में विश्वास ही नहीं खोया है, गठबंधन दलों के बीच भी विश्वास इन लोगों ने खो दिया है। अब नेतृत्व पर किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि ये नेतृत्व बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग हो रही है, बिहार को रसातल में ढकेल कर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं लोग। हर एक दूसरा घटक दल एक दूसरे को डिच कर रही है। चंद्रमोहन कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रमोहन, किसी बड़े नेता ने अभी इस तरीके के जो बयान सामने आ रहे, इस पर कोई प्रतिक्रिया दी? देखिए, बड़े नेता का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से हम पार्टी के प्रवक्ता ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं और ये भी कहा गया है कि बिहार में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की जरूरत है। हालांकि जो घटक दल के नेता हैं, जैसे बीजेपी के जो नेता है, वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि बिहार में किसी तरह की खटपट नहीं है और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो सकता है कि मांझी की पूछ कम हो गई हो, इसलिए ये अपनी और धमक बरकरार रखने के लिए इस तरह के पार्टी की ओर से बयान दिए जा रहे हो। लेकिन जिस तरह की बातें अब तक सामने आ रही हैं, इससे यह साफ जरूर हो रहा है कि जो एनडीए सरकार में छोटे दल हैं, उनकी जरूर थोड़ी पूछ कम हुई है और यही वजह है कि अपनी एक बार फिर से बढ़त बरकरार रखने के लिए इस तरह के बयान दे सकते हैं। और उसके बाद साफ तौर पर हम के तरफ से भी यह कुछ दिन पहले कहा गया था, सरकार की तरफ से कुछ मांगे रखी गई थी। और अब जब जीतन राम मांझी के पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि बिहार में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं सवाल ये जरूर खड़े हो रहे हैं कि बिहार एनडीए में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। हालांकि इस पर पर्दा भी डालने की कोशिश जरूर की जा रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर यह कल कहा कि अगर किसी को कोई परेशानी है और अगर किसी को कोई दिक्कत है, तो वो पार्टी के फोरम के अंदर यह बातें रख सकते हैं। जो एनडीए घटक दल के नेता हैं, उनके सामने बातें रख सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों, चाहे वो सुन्ना पांडे जो बीजेपी के एमएलसी हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़े किए थे और उसके बाद जेडीयू की तरफ से ये कहा गया था कि नीतीश कुमार के ऊपर अगर कोई भी उंगली उठाएगा तो उंगली काटनी चाहिए। और उसके बाद बीजेपी को कहीं ना कहीं दबाव में अपने जो एमएलसी है उनको पार्टी दिखाना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं जो घटनाक्रम है, एक के बाद से जा रहे हैं। और अब डीए में हम की ओर ये कहना कि बिहार में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की जरूरत है, जरूर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। ठीक है चंद्रमोहन, जरा रहिए आप साथ। वहीं देखिए, इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस भी कूद पड़ी। बीजेपी की जो स्टेट की लीडरशिप है, वो गाहे बगाहे नीतीश कुमार जी के कार्यशैली पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कभी किसी और मामले को लेकर ओपनली बोल रहे हैं। कई बार तो मुख्यमंत्री के खिलाफ खुलेआम बयानबाजी होती है। परिस्थितियां बनाई जा रही हैं, या तो नीतीश कुमार जी खुद इस्तीफा देके भाग जाएं, या सरकार इतनी अस्थिर हो जाए, लाचार हो जाए नीतीश कुमार, उन्हें खुद कहना पड़ेगा भैया मेरे बस का चीज़ अब नहीं है।
तो दरअसल देखिए, बिहार की राजनीति में इस वक्त हो क्या रहा है, कई बयान ऐसे सामने आ रहे हैं जिसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी जो हैं, उनकी पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने एनडीए के दलों के बीच एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात की, और ये कमेटी इसलिए ताकि जो वार्तालाप आपस में हो रही है वो सही तरीके से हो जाए, एक मंच मिल पाए। लेकिन जेडीयू ने इसे खारिज किया और ये कहा ये तो आंतरिक मामला है। जेडीयू की तरफ से कहा गया ये आंतरिक मामला है और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जीतन राम मांझी, उनकी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए और उसके माध्यम से ही हर दल जो है वो अपनी बात रख पाए, एक मंच होने की जरूरत है। फिलहाल इसको जेडीयू ने तो खारिज कर दिया। अब एक के बाद एक बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, हम पार्टी की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर अब सियासी माहौल बिहार में खासतौर पर गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ अमिताभ जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, ऐसे में जब यहाँ हम की तरफ से कहा जा रहा है कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी जाए, तो जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई इसकी जरूरत नहीं है, ये आंतरिक मामला है, आंतरिक मामले ही ठीक रहे, इसीलिए शायद हमने ये अपील की है। देखिए, जब सत्ता में आए थे तब छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन हुआ था, जिसमें हम पार्टी भी थी, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ दिन पहले पार्टी में शामिल हुए हैं, और आपने देखा होगा जेडीयू के साथ बीजेपी का समझौता था। तो एक कुछ छोटी पार्टियों के साथ भी पार्टी बीजेपी और नीतीश कुमार ने मिलकर एक गठबंधन बनाया था, जिसमें तमाम जातियों का समीकरण ऐसा बिठाया जिससे चुनाव में जीत मिली थी। लेकिन अब जब सत्ता का 1 साल पूरा हो रहा है तो मुझे लगता है अब अंदरूनी जो कलह होती है और जो डिमांड्स होती हैं, अनदेखी से परेशान होते हैं जो छोटे दल होते हैं, उन्हें लगता है उनकी अनदेखी हो रही है, इसलिए वो इस तरह की डिमांड करते हैं ताकि बार्गेन में उन्हें कुछ ना कुछ मिल जाए। और लेकिन इतना तो साफ है कि बीजेपी की फर्म बैकिंग है नीतीश कुमार के साथ, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इसलिए जेडीयू भी दबाव में नहीं आ रही है और बीजेपी भी को भी ऐसी कोई जल्दबाजी एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की नजर नहीं आ रही है। हाँ, ये बात और है कि बीजेपी के नेता, आला नेता लगातार अब संपर्क में रहते हैं राज्य की जो डेवलपमेंट पॉलिसीज है उनको लेकर, राज्य की मुश्किलों को लेकर, राज्य में जो कोरोना संकट है उसको लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार संपर्क में रहते हैं। लेकिन अभी फिलहाल कोऑर्डिनेशन कमेटी की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, अगर सबको खुश रखना हो तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर उन सबको खुश किया जा सकता है, ताकि तमाम नेताओं को एक आवाज़ रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए जगह मिल सके। लेकिन एक बात तो साफ है कि ये समाजवादी आंदोलन से निकले हुए तमाम नेता हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, नीतीश कुमार हो, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जो समाजवादी लोग होते हैं वो 6 महीने ना साथ रह सकते हैं और 6 महीने अलग भी नहीं रह सकते हैं, और जो उनकी जो काफ़ी वोकल होते हैं। तो इसलिए अगर साथ कुछ दिन रह गए हैं तो उनका वोकल होना लाजमी है और उनका शिकायतें करना लाजमी है। अनदेखी से परेशान है, मुझे लगता है कोई ना कोई रास्ता, मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व जरूर निकालेगा आने वाले दिनों में। ठीक है चंद्रमोहन, जो कुछ अभी चल रहा है उसका असर क्या होगा आगे? बिल्कुल, देखिए, या तो जो बातें सामने आ रही हैं उसमें एनडीए की ओर से कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी जाए, या फिर जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं वो एक दूसरे से मिलकर और इन बातों को सुलझा लें, या आगे हो सकता है। क्योंकि जीतन राम मांझी जिस तरह से अभी बिहार में कोरोना लगातार बढ़ रहा था, उस समय भी उन्होंने ये सवाल खड़ा किया था नीतीश कुमार को लेकर। साफ तौर पर उन्होंने यह कहा था कि बिहार के कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, और साथ ही उन्होंने ये कहा था लॉकडाउन से पहले कि बिहार में अगर लॉकडाउन लगता है तो जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए। लॉकडाउन लगाना उचित नहीं है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। और ऐसे में अब यह बयान आना कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की ज़रूरत है, जाहिर सी बात है जो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो ज़रूर इस बारे में सोचेंगे और एक बैठक का आयोजन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि सभी दल के जो बड़े नेता हैं वो एक बार मिलें और किस तरह से सरकार आगे चल रही है इस पर चर्चा करें, तो यह आगे संभव है। लेकिन जिस तरह से अभी जीतन राम मांझी के पार्टी के लोग इस एनडीए को लेकर, अपने ही सरकार को लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है यह कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार पर इसका कितना असर पड़ेगा यह कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं वो साफ तौर पर यह कहते हैं कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री
बनाने के लिए चुनाव से पहले भी चर्चा की गई थी और चुनाव के बाद भी यही रहेगा। अब देखिए इसका कितना असर पड़ता है या क्या इसका समाधान या हल निकलता है। आने वाले दिनों में सियासी हलचल और बढ़ती है, देखना होगा। चंद्रमोहन, आप नजर बनाए रखिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। ये बड़ी खबर जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट विवाद के 10 महीने बाद एक बार फिर राज्य कांग्रेस में हलचल शुरू हो गई। कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह ने राजेश पायलट का समर्थन करते हुए कहा कि विवाद के समय अगर पायलट से हाईकमान ने कोई वादा किया था तो उसे पूरा किया जाना चाहिए। वहीं 11 जून यानी कल दौसा में सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की बरसी है और पायलट समर्थक कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं अशोक गहलोत की ओर से 11 जून को ही महंगाई के खिलाफ पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। जो भी कोई बात हुई होगी हाईकमांड से या जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी से जो भी है, उनको पूरा ज़रूर, जो अगर कोई बात हुई है तो उसको ज़रूर पूरा भी करना चाहिए। उसके लिए बात नहीं है। और मेरे ख्याल से उनने वो बात उठाई है तो उसके अंदर कोई बुरे मानने की बात नहीं है कि कोई बात है तो उनको पूरा नहीं करी है तो वो बात उठा सकते हैं। उसमें मेरे ख्याल से उसमें कोई वो बात नहीं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कांग्रेस पार्टी इस बात को कहती है कि आपके अंदर कोई बात है, आप कोई कार्यकर्ता है, वो स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए। वही कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का भी सचिन पायलट के समर्थन में बयान आया है। साहब ने कहा था कि जब तक हमारे लोग इन कमेटियों में नहीं होंगे, पहले भी कहा था, कल भी मैंने कह रहा था, क्या गलती है टीकाराम जूली की, वचनराज जाटव जी की, उनको कमेटी में नहीं लिया था? क्या सुभाष गर्ग जैसे लोग ही हैं क्या? वो ज़्यादा समझते हैं क्या? वही राजस्थान की राजनीति को ज़्यादा समझते हैं कि दोनों कमेटी में ले लिया? क्या कमी है? जितने भी गलत काम हुए हैं SC ST समुदाय के विपरीत जितने भी काम हुए हैं उसमें सुभाष गर्ग जी मिले हुए हैं। इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ भवानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। भवानी का जल्दी से रुक कर लेते हैं। भवानी, 11 जून यानी कि कल क्या होने वाला है? देखिए 11 जून पे फोकस इसलिए है कि आपको याद दिला दूं कि पिछली बार जब बगावत की थी सचिन पायलट के समर्थक दिल्ली गए थे मानेसर, तब 11 जून का ही वो समय था जब हर साल राजेश पायलट उनके पिता हैं जिनकी जयंती मनाई जाती है दौसा के अंदर, वहाँ उनके समर्थक पिछली बार इकट्ठे हुए थे और फिर उसके बाद में मानेसर चले गए थे। इस बार फिर जो वो जयंती कार्यक्रम हो रहा है, इस बार नज़र इस बात पर है, सचिन पायलट कोशिश कर रहे हैं कि उनके समर्थक ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं विधायकों को, जिससे वो फिर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ अशोक गहलोत कैंप की ओर से इसको रोकने के लिए, पायलट समर्थक विधायकों को जाने से रोकने के लिए कल ही महंगाई के खिलाफ पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया और सभी नेताओं को, विधायकों को कहा गया कि वो अपने अपने इलाके के अंदर पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन करेंगे जिससे कि वहाँ पर लोग न पहुँच जाए। इस बीच में बैकडोर रणनीति दोनों तरफ से शुरू हो गई है। आज ही जो अशोक गहलोत की ओर से कोशिश की जा रही है कि जो सचिन पायलट कैंप के विधायक है उनसे संपर्क साधा जा रहा है। उसमें विश्वेंद्र सिंह जो भरतपुर से विधायक है, काफ़ी लॉयलिस्ट माने जाते हैं सचिन पायलट के, उनको कोशिश की जा रही है अपने पाले में लाने के लिए। एक विधायक इससे पहले 2 दिन पहले PR मीणा को अपने पाले में लाए गए। अशोक गहलोत ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मैसेज जाए कि विधायक आज भी उनके साथ में है और बहुत BTP भारतीय ट्राइबल पार्टी जिन्होंने पिछली बार संकट के समय 2 विधायक थे जिन्होंने अशोक गहलोत का साथ दिया, इस बार कोशिश कर रही है BSP की तरफ उनके मर्जर की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर सुलह समझौता नहीं हो रहा, यहाँ पर दोनों तरफ से पावर को लेकर जोर आजमाइश हो रही है और सचिन पायलट ने साफ कह दिया कि सुलह कमेटी 10 महीने हो गए सुलह कमेटी को बने हुए और अभी तक एक मीटिंग नहीं हुई है और सुलह कमेटी फैसला नहीं कर रही है। तो इस बार सचिन पायलट आर पार के मूड के अंदर है, वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत भी अभी लग नहीं रहा कि किसी समझौते के मूड में है। विकल्प दोनों के पास में है। हालांकि अशोक गहलोत चाहें तो मंत्रिमंडल का विस्तार करके पायलट समर्थकों को जगह दे सकते हैं, कुछ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो भी तैयार नहीं है। और सचिन पायलट बराबर की भागीदारी चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उनके 2 मंत्री बनाए दिए जाए, कुछ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कर दिए जाए तो वो खुश हो जाएंगे, नहीं। वो चाहते हैं कि राजस्थान में बराबर की उनको भागीदारी मिले। 1 साल उन्होंने इंतजार किया, 1 साल उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, चुप रहे, उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोला। जहां जरूरत पड़ी पार्टी का साथ दिया, तो अब पार्टी फैसला करे, उन्होंने मौका दे और न वो राजस्थान छोड़कर जाने को तैयार है। जहां तक हमारी जानकारी है कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे। जी ठीक है, रहिए जरा भवानी आप साथ। अरुण भी हमारे साथ हैं। अरुण, क्या कांग्रेस हाईकमान की तरफ से अभी तक कुछ कहा गया?
देखिए, एक बात तय है कि सचिन पायलट अगर जल्दबाजी में होंगे या बयान देंगे तो उनका जो एक तरह से पार्टी के अंदर जो उनको वापस समायोजित किया जाना है वो भी खटाई में पड़ जाएगा। सचिन पायलट को लेकर आलाकमान एकदम स्पष्ट है। उसको पता है कि सचिन पायलट ने सरकार गिराने की पूरी कोशिश की थी, उनके पास विधायकों के नंबर नहीं थे, इसलिए वो नहीं गिरा पाए। उसके बाद जब सुलह समझौते की कोशिश हुई, अजय माकन कई बार सचिन पायलट से मिले हैं और जब उन्होंने सजेस्ट किया कांग्रेस आलाकमान को कि उनको कोई पद दे दिया जाए, दिल्ली जैसे राज्य का प्रभारी बना दिया जाए या फिर इंचार्ज कहीं का बना दिया जाए, महासचिव बना दिया जाए, तब अशोक गहलोत ने यह तर्क दिया कि इन्होंने कोई कोर कसर छोड़ नहीं रखी थी, अपने विधायक लेके हरियाणा चले गए थे, हमारी सरकार गिराना चाहते ही थे, क्योंकि विधायक हमने रोक लिए, हमारे पास ज्यादा विधायक थे इसलिए हमारी सरकार बनी है। सचिन पायलट ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी और इसलिए कांग्रेस आलाकमान अगर उनको कोई पद दे देता है तो संदेश यही जाएगा कि जो लोग चाहे धमका के, डरा करके, विधायक तोड़ने की कोशिश करके और उसके बाद पार्टी में पद प्रतिष्ठा पा सकते हैं। और इसलिए कांग्रेस आलाकमान ने तय किया कि सचिन पायलट को कूलिंग ऑफ पीरियड में कुछ दिनों के लिए रखा जाएगा, कुछ महीनों के लिए रखा जाएगा। तो अभी सचिन पायलट का कूलिंग ऑफ पीरियड चल रहा है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस आलाकमान उनको कोई जिम्मेदारी देना चाहता है, लेकिन अभी तुरंत नहीं देना चाहता क्योंकि अशोक गहलोत के नाराज हो जाने का खतरा है। और दूसरी बात है, कुछ ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार बची है, ऐसे में अगर अशोक गहलोत बागी हो जाए तो फिर मुश्किल है, अमरिंदर सिंह बागी हो जाए तो मुश्किल है। दोनों राज्यों में स्थिति यह है कि मुख्यमंत्रियों के पास अपनी पार्टी के अंदर भी बहुमत है। सचिन पायलट के पास 18 से 19 विधायक ही मुश्किल से जुट पाए थे और इसलिए कांग्रेस आलाकमान उनको छेड़ना नहीं चाहता। इतना जरूर है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो सचिन पायलट के कुछ लोगों को समायोजित किया जाएगा। संगठन में उनके 3 महत्वपूर्ण पद उनको दिए गए हैं, केंद्र में उनको भूमिका दी जा सकती है, लेकिन जल्दबाजी अगर करेंगे सचिन पायलट तो शायद कांग्रेस आलाकमान उनको और ज्यादा इंतजार कराए। ठीक है अरुण, रहिए जरा सा। देखिए, हालांकि कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद पर बनाई गई कमेटी के बारे में बोलने से इनकार कर दिया। मेरी सबसे होती है, आपसे भी दिन में 4 बार होती है, अजय माकन जी से होती है, मुख्यमंत्री जी से होती है, पायलट साहब से होती है, सब पार्टी के लीडर से, हमारे और विपक्ष के लीडरों से भी बातें होती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो मेरे क्षेत्राधिकार में है मैं उसी प्रश्न का जवाब देता हूं। भवानी भी हमारे साथ मौजूद है। भवानी, पुराने विवाद पर अभी तक क्या बयान सामने आ रहे हैं? देखिए, अभी जो पार्टी के दूसरे नेता हैं वो अपना आप को सेफ साइड करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों जो जो गहलोत कैंप के नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो, प्रताप सिंह खाचरियावास से कल बात की, जो पायलट कैंप से पाला बदलकर उधर चले गए थे गहलोत कैंप में, वो भी कोई इस पे ज़्यादा बयान देने से बच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये पार्टी हाईकमान से जुड़ा हुआ मसला है और अशोक गहलोत और सचिन पायलट का मसला है, इसलिए वो नहीं बोलेंगे। ज़्यादातर विधायक, कुछ विधायक है जो खुलकर दोनों कैंप के अंदर सिर्फ वही बात कर रहे हैं, बाकी सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत के सामने मुश्किल ये है कि 1 साल पहले वाली स्थिति नहीं है। जिस तरीके से पैंडेमिक के अंदर हालात रहे, उसके बाद में कई विधायक नाराज है, विधायकों के काम नहीं हो रहे। और जाहिर तौर पर जिस टाइम अशोक गहलोत ने प्रॉमिस किया था अपने विधायकों को, समर्थकों को, कि उनको पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, उनको मंत्रिमंडल में विस्तार भी किया जाएगा, लेकिन यही विवाद की वजह से पिछले 1 साल से न मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, न पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट किए वो ब्यूरोक्रेट्स के किए, नौकरशाहों को किए गए। इस वजह से खुद गहलोत कैंप के विधायक भी नाराज है। तो खुद अशोक गहलोत अभी कंफर्टेबल स्थिति के अंदर नहीं है, वो दबाव के अंदर है और कोई न कोई सुलह के फॉर्मूले की वो भी चाहते हैं हो, लेकिन वो इतना नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट को बराबर का हक राजस्थान के अंदर मिले। जैसे मैसेज जाए कि बगावत के बाद में भी सचिन पायलट की वही जगह है, वो ये नहीं चाहते बराबर के, अपने बराबर बैठाने को अभी भी अशोक गहलोत तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, हमारे साथ अरुण भी मौजूद हैं। अरुण, ये एक वादे का जिक्र भी यहाँ पर हो रहा है और जिसके समर्थन पर लोग उतर रहे हैं, किस वादे की बात की जा रही? देखिए, सचिन पायलट से जो सुलह कमेटी है, भवानी जिसका जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि आपको केंद्रीय भूमिका में जरूर समायोजित किया जाएगा, राज्य अशोक गहलोत के पास ही रहेगा, इसमें कोई भी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता जो केंद्र है। दूसरी बात, अभी हाल में ही विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, 50% से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले और 3 में से 2 सीटें जीतने के बाद जो है अशोक गहलोत का जो एक तरह से रसूख है वो दिल्ली में ज्यादा है, उनके साथ ज्यादा विधायक हैं। हो सकता है कुछ लोग नाराज हो गए पैंडेमिक की वजह से, लेकिन सचिन पायलट की अपेक्षा उनके पास ज्यादा विधायक हैं, समर्थन उनके पास है। कांग्रेस कह रही है कि जनता का समर्थन उनके साथ है, विधायकों का समर्थन उनके साथ है, इसलिए सचिन पायलट की हर मांग को मान पाना नामुमकिन है। इतना जरूर संकेत दिया गया सचिन पायलट को भी, सुलह कमेटी ने भी उनसे कहा है कि आपको सम्मान पूर्वक
केंद्र की भूमिका में रखा जाएगा, चाहे किसी राज्य का इंचार्ज बना दिया जाए या महासचिव बना दिया जाए। लेकिन अगर वो दबाव डाल के चाहेंगे बनना तो वो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि इस बार फिर संदेश जा रहा है। अगर कांग्रेस आला कमान उनको बनाना भी चाहता था तो जिस तरह का बयान उन्होंने दिया उसके बाद फिर संदेश जाएगा कि उन्होंने गर्दन दबा के ले लिया कुछ पार्टी से, और ये अशोक गहलोत नहीं चाहते और नहीं केंद्र की जो लीडरशिप है वो चाहती है। राहुल गांधी की बात करिए, सोनिया गांधी की बात करिए, पायलट को लेकर सहानुभूति है और सोनिया गांधी की इंटरवेंशन और अहमद पटेल की इंटरवेंशन के बाद ही वो रुक पाए। नहीं तो अशोक गहलोत कतई नहीं चाहते थे कि अगर वो एक बार जा रहे हैं बाहर तो उनको जाने ही देना चाहते थे। इसीलिए गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल अशोक गहलोत ने किया था, वो कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। उन्होंने बीएसपी के विधायकों को मिलाया, उन्होंने इंडिपेंडेंट्स को मिलाया। अब जब मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला वो चाहते हैं कि उसमें उनकी भागीदारी दी जाए, क्योंकि वो लोग उनके लाल रहेंगे। सचिन पायलट के लोगों को मंत्री बनाया जाए, बाद में वो फिर धोखाधड़ी कर सकते हैं। तो जो अशोक गहलोत हैं पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं, तो केंद्र में के जो नेता हैं वो भी संगठन महासचिव रह चुके हैं, वो उनके ज्यादा दबाव में हैं। बिल्कुल, तो यहाँ देखना होगा कि राजस्थान की सियासी हलचल आने वाले दिनों में और क्या बढ़ती है, क्या सचिन पायलट भी खुलकर अब सामने आते हैं, ये तमाम चीजें देखनी होंगी। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप सब बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।